हेलो दोस्तों, so we continue our derivation of aggregate Demand curve with another session. हमने पहले aggregate Demand curve के लिए components पढ़ लिए थे and then उसे पढ़ने के बाद IS curve, investment savings curve, समझा वो कैसे आया। और अब हम पढ़ने वाले हैं liquidity money curve. That is, we are going to study money markets. अब हम मनी मार्केट की बात करेंगे। पहले गुड्स के मार्केट की बात की, गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई के एंगल से डिस्कशन किया और वहां इक्विलिब्रियम आईएस कर्व से डिटरमाइन किया कि कैसे रियल इंटरेस्ट रेट्स कम होती है तो रियल इनकम बढ़ती है, रियल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है तो रियल इनकम कम होती है। इनवर्स रिलेशनशिप हमने डिफाइन किया और अब हम वही बात मनी मार्केट में पढ़ रहे हैं क्योंकि मनी की भी अगेन डिमांड है, मनी की भी सप्लाई है बाय द सेंट्रल बैंक। तो इस तरीके से उनके बीच में इक्विलिब्रियम रियल इंटरेस्ट रेट से कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो रियल इंटरेस्ट रेट और रियल इनकम की अगेन हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, बट नाउ इन अ मनी मार्केट जहां हमारा कंक्लूजन आएगा द रिलेशनशिप इज डायरेक्ट। मतलब रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो रियल इनकम बढ़ती है, रियल इंटरेस्ट रेट कम होती है तो रियल इनकम कम होती है। पर हम उसे सीधे रटेंगे थोड़ी इस तरीके से कि हां डायरेक्ट आता है और वहां हमने इनवर्स पढ़ा था, यहां डायरेक्ट कैसे आता है, उसका लॉजिक क्या है, उसे समझने के लिए हमें समझना होगा क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मनी। Understand, we are only going to talk about money. We are not talking about any other kind of liquid assets. We are completely restricting ourselves to money. तो एक सिंपल सी थियरी है क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मनी जो एक इक्वेशन देती है m into v is equal to p into y, जिसमें m is the nominal money supply, v is the velocity, p is the price level and y is the real income or the real output in an economy। मतलब क्या हुआ, 100 रुपए का सामान बनता है, 100 रुपए का सामान एक साल में समझो, तो 100 रुपए का सामान जो अब बन रहा है, जो आउटपुट है, वो अगर आज की प्राइसेस के हिसाब से देखा जाए तो कितने की वैल्यू होल्ड करता है। तो हमारा जो प्राइस इंडेक्स होता है वो प्राइस लेवल ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आज उसकी कितनी वैल्यू होती है इन्फ्लेशन देने के बाद, एंड जितने की भी उसकी वैल्यू होती है उतना ही मनी सप्लाई मार्केट में होना चाहिए, उतना ही मनी सप्लाई उसे कवर करने के लिए। हालांकि अगर समझो ये P इंटू वाई टोटल 500 रुपए है, 500 रुपए का टोटल आउटपुट है ऑन नॉमिनल बेसिस क्योंकि हमने प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 500 रुपए के ही नोट्स मार्केट में सर्कुलेट नहीं होते। हो सकता है आरबीआई ने सिर्फ 100 ही रुपए का नोट इशू किया है, 100 रुपीज। क्यों? क्योंकि उसे पता है ये 100 रुपीज बार बार घूमेगा ना, पहले 100 रुपए मैं किसी को दूंगा, फिर वो किसी को देगा, वो किसी को देगा, इस तरीके से सर्कुलेट होगा। मतलब द नंबर ऑफ टाइम्स a particular unit of currency circulates in a year is known as velocity, circulation का नंबर ऑफ टाइम्स। तो फॉर एग्जांपल 100 रुपए का नोट इशू किया जिसे हम नॉमिनल मनी सप्लाई कह रहे हैं तो इंटू 5, 100 इंटू 5 500 इज इक्वल टू 500। तो सिंपल इक्वेशन क्या होती है कि जो भी आउटपुट है विद रिगार्ड टू द प्राइस लेवल उसके लिए इतनी मनी सप्लाई है इकोनॉमी में जो इतनी बार पैसा घूमता है, जिसमें हम इसे थोड़ा सा रेजिक कर लेते हैं। रेजिक करते हैं मतलब लिखते हैं m डिवाइडेड बाय p, p को यहां नीचे ले आए तो दिस वाज नॉमिनल मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय p, तो m अपॉन p क्या बन जाएगा, रियल मनी सप्लाई, क्योंकि उसमें से जो इन्फ्लेशन का इंपैक्ट था वो हमने हटा दिया, प्राइस लेवल का जो इंपैक्ट था वो हटा दिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन v, v उधर चला गया तो 1 अपॉन v हो गया इनटू y, जिसमें 1 अपॉन v को हम कांस्टेंट मानते हैं। इसे अगर हम कांस्टेंट मानेंगे तो इसे सिंपली लिख सकते हैं मनी सप्लाई की जो डिमांड है दैट इज k इनटू y, तो k कांस्टेंट इज 1 अपॉन v, यानी सिंपली अगर ये कांस्टेंट है तो डिमांड फॉर मनी सप्लाई बढ़ती है तो उसके सामने जो हमारी इनकम है वो भी बढ़ती है, रियल इनकम बढ़ती है, यानी इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। ये एक सिंपल सा कंक्लूजन आता है। इसीलिए तो इस कंक्लूजन से हमें ये बात पता चलती है कि मनी सप्लाई उसी स्पीड से बढ़ाई जाए जिस स्पीड से हमारी रियल इनकम बढ़ रही है, जीडीपी बढ़ रही है। हम करेंसी उसी हिसाब से प्रिंट करते हैं जिस हिसाब से रियल आउटपुट बढ़ता है, क्योंकि रियल आउटपुट बढ़ेगा उतनी करेंसी की डिमांड होगी और उतनी ही करेंसी रियल मनी सप्लाई इकोनॉमी में बढ़ाई जाती है, क्योंकि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट पॉजिटिव रिलेशन है। अगर ऐसा नहीं किया गया, समझो आउटपुट बढ़ा और उसके सामने रियल मनी सप्लाई आपने नहीं बढ़ाई, तो उस केस में चीजें ज्यादा है और उसके पीछे भागने वाला पैसा कम है।
पैसा कम है और चीजें ज्यादा डिमांड की जा रही है, या फिर जस्ट उल्टा, ये रियल मनी सप्लाई इतनी नहीं बढ़ी लेकिन उसके सामने आपने मनी सप्लाई बहुत बढ़ा दी, पैसा बहुत सारा है लोगों के पास लेकिन चीजें खरीदने को अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन क्रिएट हो सकता है, बड़ा इन्फ्लेशन या बड़ा डिफ्लेशनरी गैप क्रिएट हो सकता है। इसलिए यह इंश्योर करना होता है कि जैसे जैसे देश की जीडीपी बढ़ती है वैसे वैसे रियल मनी सप्लाई बढ़ाई जाए, जैसे जैसे देश की रियल जीडीपी कम होती है वैसे वैसे मनी सप्लाई कम की जाए, यानी इनके बीच में रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है। ये हमारा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मनी, जो हम इस्तेमाल करेंगे एलएम कर्व समझने के लिए। तो हमने सिर्फ एक बार इंडिपेंडेंटली से पढ़ लिया। दूसरा डिस्कशन हम करते हैं द रिलेशन बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी, यानी आर दैट इज द रियल इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई की डिमांड, इनके बीच में रिलेशन क्या है। यहां हमने मनी सप्लाई की डिमांड को कवर किया है और अब हम मनी सप्लाई की डिमांड को आर रियल इंटरेस्ट रेट से कंपेयर कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या होने वाला है ना, मनी सप्लाई और इनकम की रिलेशन पता चल जाएगी, रियल इंटरेस्ट रेट और मनी सप्लाई की रिलेशन पता चल जाएगी, तो हमें रियल इंटरेस्ट रेट और इनकम की रिलेशन बनाने में आसान हो जाएगा। तो इसलिए अब हम इंडिपेंडेंटली रिलेशन देख रहे हैं बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट एंड डिमांड फॉर मनी। तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है, रियल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ती है, तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेगी मतलब इन्वेस्टमेंट करने पे आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो लोग खुश होंगे। लोग खुश होंगे तो वो क्या कहेंगे, हमें मनी होल्ड नहीं करना, हमें तो उसे इन्वेस्ट करना है, वी डोंट हैव दैट मच डिमांड फॉर मनी। लेकिन वही अगर रियल इंटरेस्ट रेट कम होगी तो इन्वेस्ट करके क्या फायदा, इतनी सी तो इंटरेस्ट रेट मिल रही है, कोई फायदा नहीं है, लेट अस होल्ड मनी और लेट अस स्पेंड इट, वी विल हैव डिमांड फॉर मनी सप्लाई। इसका मतलब लॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली मार्केट में क्या होता है, जब रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो डिमांड फॉर मनी सप्लाई कम होती है, यानी द रिलेशनशिप इज इनवर्स, प्योरली इनवर्स। बिकॉज़ रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो लोग मनी बैलेंस होल्ड नहीं करना चाहेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, एंड अगर रियल इंटरेस्ट रेट कम होगी तो वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, मनी बैलेंस होल्ड करके उसे खर्च करना चाहेंगे। तो ये रिलेशन इनवर्स निकल के आ जाता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया। तो नाउ वी हैव टू इंडिपेंडेंट रिलेशंस, वन इज money supply and income and one is interest rates and money supply। तो हम इन तीनों को साथ में रख सकते हैं, real interest rate, money supply की डिमांड and income। हमें अल्टीमेटली रिलेशन इन दोनों के बीच चाहिए, जिसमें मनी सप्लाई डिमांड को हम इसीलिए क्या ले लेंगे, कांस्टेंट, कि ये कांस्टेंट है, जिसमें हम इन दोनों के बीच में रिलेशन जानते हैं, इन दोनों के बीच में रिलेशन जानते हैं, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्स है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, जिसमें निकालना तो हमें रियल इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में रिलेशन है। तो रियल इंटरेस्ट रेट और इनकम के बीच में रिलेशन निकालने के लिए हम एक सिंपल सा केस बनाते हैं कि समझो रियल इंटरेस्ट रेट गिरा, रियल इंटरेस्ट रेट गिरा, सॉरी बढ़ा, रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ा, मैंने एरो ऊपर बनाया, रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ा। अगर रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो आइडियली मनी सप्लाई क्या होना चाहिए, कम, रिलेशनशिप इनवर्स है। लेकिन मनी सप्लाई की जो डिमांड है उसको तो हमने कांस्टेंट माना है। अगर मनी सप्लाई की डिमांड कम होनी चाहिए लेकिन फिर भी हमने उसे कांस्टेंट माना है, तो ऑफसेट करने के लिए इस बात को कि मनी सप्लाई की डिमांड जितनी कम होनी थी वो ना हो और वो कांस्टेंट रहे, इनकम को क्या होना पड़ेगा, इंक्रीज, income will have to increase, so offset the situation of decrease in demand for money supply। क्योंकि जब रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, समझो 3% से 4% जाएगी, तो मनी सप्लाई की डिमांड कम होगी, लेकिन हमने मनी सप्लाई की डिमांड को कांस्टेंट रखना है। तो अगर मनी सप्लाई की डिमांड को कांस्टेंट रखना है तो रियल इंटरेस्ट रेट अगर उसे नीचे खींच रहा है तो इनकम उसे ऊपर खींचेगा। इनकम उसे कब ऊपर खींचेगा, जब इनकम बढ़ेगी, तो इनकम बढ़ेगी तो इनकम उसे ऊपर खींचेगा, और रियल इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा तो वो उसे नीचे खींचेगा, तो मनी सप्लाई ऑफसेट हो जाएगा, एक ही लेवल पे रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। यानी कि जब रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो मनी सप्लाई को कांस्टेंट रहने के लिए इनकम में बढ़त देखनी ही होगी, अदरवाइज अगर मनी सप्लाई गिर गया तो फिर इनकम स्टेबल रहेगा, फिर इनके बीच में रिलेशन रहेगा। तो दैट इज व्हाई हम कहते हैं कि रियल इंटरेस्ट रेट एंड इनकम के बीच में जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है, इट इज अ डायरेक्ट रिलेशन। तो सिंपल इसे इस तरीके से देखो ना, 3
लोग हैं, ऐसा देखो चलो A B C, क्योंकि ये क्या होता है ना, थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है कितने बच्चों के लिए, कितनों को ऐसा लगता है कि ये बड़ा, ये कांस्टेंट है तो ये गिरना चाहिए ना, ये ऐसा कैसे हो रहा है। तो उस चीज को समझने के लिए आप देखो A और B के बीच में संबंध इनवर्स है, B और C के बीच में संबंध डायरेक्ट है। तो जब A उछला तो B नीचे जाना चाहिए था, लेकिन हमने तो कहा नहीं, B तो वही है, B तो स्टेबल है, B तो कहीं नहीं गया। तो आइडियली तो A उछला तो B नीचे जाना चाहिए था ना, पर B वहीं रह गया। B वहीं तभी रह गया होगा जब C उछला होगा, क्योंकि C उछला होगा तो B को उछलना था, तो C के उछलने पे B को उछलना था और A के उछलने पे B को गिरना था। तो A के उछलना और C के उछलने की वजह से B वहीं रह गया, क्योंकि उछलना और गिरना उसका कैंसिल आउट हो गया। वही लॉजिक है यहां पर कि A के उछलने पे B आइडियली गिरना था, पर उसे हमें गिरने नहीं देना था, तो हमने C को बढ़ा दिया, तो B बढ़ा भी गिरा भी, तो ऑफसेट होके स्टेबल रह गया। और इनके बीच में रिलेशनशिप क्या आ गई, डायरेक्ट। सेम वही चीज ABC हमने यहां लगाया है, रियल इंटरेस्ट रेट, डिमांड फॉर मनी सप्लाई एंड इनकम, कि जब रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ी तो मनी सप्लाई को कांस्टेंट रखने के लिए इनकम को बढ़ना होगा, क्योंकि अदरवाइज ऐसा नहीं हुआ तो मनी सप्लाई गिर जाएगी, जबकि हमने उसको कांस्टेंट रखा है, क्योंकि रिलेशनशिप किसकी चाहिए थी, रियल इंटरेस्ट रेट और इनकम। मतलब रियल इंटरेस्ट रेट अगर समझो 4% है, तो अगर इनकम ये होगी, तो अगर रियल इंटरेस्ट रेट 5% होगी तो इनकम बढ़ जाएगी, अगर रियल इंटरेस्ट रेट 3% होगी तो इनकम गिर जाएगी। It will be an upward sloping direct relation curve where money supply, that is the real money supply, is constant, that is M upon D is constant, इसे हमने चेंज नहीं किया, तो हमारी ये रिलेशनशिप निकल के आती है इन अ मनी मार्केट, डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रियल इंटरेस्ट रेट्स एंड real income. This is our concept of liquidity money curve. तो एक बार quickly summary, हमें अल्टीमेटली डायरेक्ट रिलेशनशिप कैसे आया ये जानना था मनी मार्केट में। तो जानने के लिए दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पढ़े, एक क्वांटिटेटिव थियरी ऑफ मनी पढ़ा, MV = PY पढ़ा, उससे डिराइव करके इस बात पे पहुंचे कि जो मनी सप्लाई, रियल मनी सप्लाई और इनकम होती है उसके बीच में रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है। फिर हमने रियल इंटरेस्ट रेट और डिमांड फॉर मनी सप्लाई के बीच में रिलेशनशिप इंडिपेंडेंटली देखा। तो हमने कहा जब रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो डिमांड फॉर मनी सप्लाई कम होती है, रिलेशनशिप इनवर्स है। तो हम तीनों को साथ में ले आए, तीनों को साथ में लाके हमने कहा कि इसको कांस्टेंट रखो, क्योंकि रिलेशनशिप तो इसकी जाननी है, तो इसके बढ़ने पे इसे भी बढ़ना होगा तभी ये कांस्टेंट रहेगा, इसके गिरने पे इसे भी गिरना होगा तभी ये कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो हमारा अपवर्ड स्लोपिंग कर्व निकल के आ गया। अब हम जब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे तब प्राइस लेवल को बदलेंगे, प्राइजेस को बदलेंगे तो देखेंगे LM कर्व पे क्या इंपैक्ट होगा। प्राइजेस को बदलने पे LM कर्व पे जो इंपैक्ट होगा उसे IS कर्व से कंबाइन करेंगे, जो हमने इससे पहले देखा था, और उससे हमें प्राइस और रियल इनकम, जो हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था, प्राइस और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप मिल जाएगा, दैट इज एग्रीगेट डिमांड कर्व मिल जाएगा। फिर हम उसके शिफ्ट्स एंड मूवमेंट्स डिस्कस करेंगे, ऐसे ही एग्रीगेट सप्लाई कर्व, वो तो बहुत सिंपल और साधारण है, उसके शिफ्ट्स और मूवमेंट डिस्कस करके उनका इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करेंगे। सो दैट्स इट इन दिस सेशन। आप इसे कॉपी कर लेंगे, नोट्स के थ्रू कवर कर लेंगे, दैट्स इट। वी विल अगेन मीट इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।